हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। यहाँ हमारा एमपी हिस्ट्री के लेक्चर कंटिन्यू चल रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हम आज पुरापाषाण काल के मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल को देखेंगे। कल की क्लास में हमने निम्न पुरापाषाण को देखा है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पुरापाषाण काल को हमने, आपको याद हो, हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। पहला था निम्न पुरापाषाण काल, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और दूसरा पार्ट था मध्य पुरापाषाण काल, जो आज हम देखेंगे। और तीसरा पार्ट था इसी का उच्च पुरापाषाण काल। कल हम इसको देख चुके थे। आज हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल को। ठीक है। तो हम अब इसको देखेंगे और साथ ही साथ उच्च पुरापाषाण को देखेंगे। तो हम अब एक हेडिंग ही डाल लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मध्य पुरापाषाण काल, इसको आज हम इसको पढ़ेंगे। इसका समय की बात की जाए तो हमने इसको बताया था 5 लाख से 1 लाख तक, और इसको हमने बुलाया था 1 लाख बीसी से लेकर आपके वहाँ 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी के मध्य। तो वो समय है। समय एग्जामों में आता नहीं क्योंकि यहाँ टाइम के कई कन्फ्यूजन है। फिर भी आप लिख लें 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी के मध्य इसको माना जाता है। ठीक। और यहाँ मध्य पुरापाषाण काल में जो मानव है, वो मानव आपको होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती है। तो वो भी आप एक फैक्ट के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में बना के लिख लें। यहाँ मानव की होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती है। ठीक। और क्या हम यहाँ देखेंगे, एक चीज और यहाँ जानेंगे कि पहले मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में या इन तीनों के विभाजन में नहीं हुआ करता था। निम्न हुआ करता था और उच्च पुरापाषाण काल ही हुआ करते थे। तो इस काल को लाने का श्रेय जो जाता है वो एच.डी. सांकलिया साहब को जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे इस काल को, या ऐसा कह सकते हैं, इस काल को अलग से स्थान देने का श्रम, इस काल को अलग से स्थान देने का श्रेय किसको जाता है? एच.डी. सांकलिया जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और क्या इसमें ध्यान रखना हमें, हमने आपको पिछले बार बताया था कि यहाँ हमने फलक संस्कृति देखा, नहीं, यहाँ हमने कोर संस्कृति देखा या कोर प्रणाली देखा। और मध्य पुरापाषाण काल में जो वो फलके का उपयोग नहीं करते थे ये लोग, अब यहाँ के या मध्य पुरापाषाण के लोग फलकों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, इसलिए हम इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस काल को फलक संस्कृति कहते हैं। इनको भी हमने इन तीनों ही कैटेगरियों को संस्कृति के हिसाब से डिवाइड किया था, कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और वलैट संस्कृति। होता क्या है इसको आप और समझ लें। आपको पता है, कल ही हमने बताया था, जो पेबल पत्थर था उसको हम जब तोड़ते थे, ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में जब हम इसको क्या करते थे, तोड़ते थे इस पत्थर को,
या इसको हम ब्रेक करते थे। ये कौन सा पत्थर था? पेबल पत्थर बताया था हमने उस समय। तो आपने देखा था इसकी कुछ फलके टूट जाया करती थी और बीच में ये बचता था। तो ये जो था ये फलक था। तो इनका उपयोग पहले नहीं करते थे, परंतु मध्य पुरापाषाण काल के मानवों ने इन फलकों को उपयोग करना चाहा और इनकी जो किनारे हुई वो क्या हुई, और चमकदार हुई और तेज हुई। तो इन्होंने ज़्यादातर इस यहाँ के मानवों ने फलकों का प्रयोग किया, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? फलक संस्कृति बोल दिया। ठीक, ये कुछ तथ्य थे। अब हम जैसे हमने यहाँ भी आपको याद हो पुरापाषाण काल में पत्थर देखे थे तो क्वार्ट्जाइट पत्थरों का उपयोग करते थे औजार बनाने में। तो यहाँ किस पत्थरों का उपयोग करते थे तो वो भी लिख ले। यहाँ भी क्वार्ट्जाइट पत्थर अभी भी चल रहा है। इसके अलावा वो क्या करने लगे? फ्लेंट, जस्पर, चर्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग करने लगे। और इन पत्थरों में क्या क्वालिटी थी? ये चमकदार हुआ करते थे, चमकदार, चकमक पत्थर, यानी इनमें और ज़्यादा धार या चमकदार थे। तो फ्लेंट, जस्पर, चर्ट पत्थरों का भी उपयोग ये लोग करने लगे थे। जस्पर है, ठीक। तो क्वार्ट्जाइट पत्थर यहाँ निम्न में था ही। अब इसके अलावा और पत्थरों में आपको देखने को मिलेगा फ्लेंट, जस्पर, चर्ट जैसे पत्थरों का उपयोग यहाँ करने लगे हैं। अब कौन कौन से औजार ये उपयोग कर रहे हैं तो अगली आप सब हेडिंग डाल लेंगे औजार। ये तो आपने कुछ बेसिक जाना, सब हेडिंग यहीं डाल लें आप, औजार। वहां के औजार आपको क्लियर हुए होंगे। वहां चापर, चापिंग, चापर एक तरफ धार, चापिंग दो तरफ धार, है ना, विदर्णी, और विदर्णी के बाद हैंडेक्स, तो आपको वहां के याद ही होंगे। यहाँ क्या क्या उन्होंने औजार बनाए तो यहाँ खुरचनी का उपयोग किया। खुरचनी क्या के लिए देखते हैं? खुरचनी कैसी दिखती है उसको हम एक यहाँ फिगर में बताएंगे। खुरचनी का उपयोग एक्चुअली में इस तरीके की होती है, छीलने के टाइप पे, जिससे वो पेड़ की छाल, जानवरों की छाल के उपयोग के लिए इसका उपयोग करते थे। तो इसका उपयोग क्या लिए होता था? पेड़ की छाल, जानवरों की खाल, निकालने के लिए किसका उपयोग करते थे ये लोग? खुरचनी का करते थे। पत्थर तो आपने देख ही लिए हैं। अब और कौन सा इसके अलावा? खुरचनी तो हो गया, इसको हम रफ कर रहे हैं अब, है ना, ले लें आप। खुरचनी के अलावा वो लोग बेदनी फलक से ही बना रहे थे वो लोग। अभी हम बना के दिखाते हैं किस तरीके से कहलाता है औजार बेदनी। और तक्षणी, दो औजार और यहाँ उपयोग हो रहे थे। धीरे धीरे क्लासेस हो रही हैं, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। दूसरा औजार देख लें आप, हमने बोला है आपको दूसरा औजार जो है वो है बेदनी। बेदनी को आप इंग्लिश में ध्यान रखें, पॉइंट्स कहते हैं, या उसको हम पॉइंट्स बोल सकते हैं या पॉइंट बोलते हैं। और किस तरीके का होता है तो उसकी आप डिजाइन भी देख लें। इस तरीके के फलक का उपयोग करके वो इस तरीके का को बनाते थे, कुछ नुकीला हिस्सा को, ठीक है। तो ये बेदनी हो गया। तीसरा औजार आप यहां देखेंगे, तीसरा भी हमने आपको बताया है, तक्षणी है। तक्षणी इसकी कैसी होती है? जैसे आपने आधुनिक मैसेज का सिंबल देखा है उस तरीके से बनता है ये, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख औजारों को आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब औजार हो गए, फलक संस्कृति कहलाती है, होमो इरेक्टस प्रजाति यहाँ पाई जाती है। एच.डी. सांकलिया ने इसको इस काल को लाने का श्रेय भी जाता है। पत्थर भी आपने देख लिए। अब हम यहाँ क्या देखेंगे? अगला यहाँ हम क्या पढ़ते हैं इसमें? हम यहाँ देखते हैं स्थल, यानी इसको रफ कर लें हम। अब हम स्थल देखेंगे कि मध्य पुरापाषाण के स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिले। जिस तरीके से हमने
निम्न पुरापाषाण के स्थलों को देखा था। भीमबेटका देखी थी हमने, हथनौरा देखा था, जबलपुर का भेड़ा घाट, नरसिंहपुर का भुमेरा जगह देखी थी, और पिपरिया महादेव में भी हमने स्थल देखे थे। तो इसी प्रकार हम मध्य पुरापाषाण काल के भी क्या देखेंगे, स्थलों को देखेंगे। तो यहाँ आप अगली हेडिंग डाल लें आप, स्थल। और कहाँ देख रहा है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप हिस्ट्री किसकी पढ़ रही हैं, मध्य प्रदेश के स्थल, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में स्थल। ठीक, अब पहला स्थल देखें आप जो हमें मिला है एविडेंस के रूप में, तो पिपरिया में मिला है। पिपरिया कहाँ है, पिछली क्लास में क्लियर किया था आपने। पिपरिया आपकी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ क्या मिला है, तो यहाँ पिपरिया में एपी खत्री साहब को, एपी खत्री महोदय ने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो पिपरिया में भी हमें इसके एविडेंस मिले। पिपरिया के बाद हमें बेतवा घाटी, क्योंकि नदी घाटियों में मिले हैं, तो बेतवा घाटी में भी हमें मिले हैं। बेतवा घाटी में एक जगह है, गोची नामक स्थान है। तो बेतवा घाटी में गोची नामक स्थान पर रामेश्वर सिंह को रामेश्वर सिंह को 230 औजार प्राप्त हुए हैं, या 230 उपकरण प्राप्त हुए हैं। 230 उपकरण प्राप्त हुए हैं। इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अगला स्थल देखा जाए तो सोन नदी घाटी है। सोन नदी घाटी में निसार अहमद काम किया है, निसार अहमद साहब ने। तो सोन घाटी में सारी नदी घाटी है, हमने बताया है। सोन नदी घाटी में निसार अहमद, अभी हम इन विद्वानों के बारे में ही बताएंगे कि उन्होंने किस नदी घाटी में काम किया है। निसार अहमद ने 45 स्थलों पर, उन्होंने 45 स्थलों पर 485 उपकरण की खोज की। 45 स्थलों पर 485 उपकरण की खोज की। तो ये सारे स्थल हम किसके बताए जा रहे हैं आपको, मध्य पुरापाषाण काल के। अब एक और लिख लें आप, सुनार या दमोह की सुनार व ब्योरमा नदी घाटी में। तो लिखें आप, दमोह की सुनार नदी घाटी है, सुनार और ब्योरमा नदी घाटी में, ठीक है ना, दमोह की सुनार और ब्योरमा नदी घाटी में आरबी जोशी ने 12 स्थलों की खोज की। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतने ही हमें तथ्य मिले हैं एमपी के संदर्भ में, तो आपको ध्यान रखना है कि पिपरिया में भी साक्ष्य मिले हैं, बेतवा नदी घाटी में रामेश्वर सिंह द्वारा, सोन नदी घाटी में निसार अहमद, और दमोह की सुनार और ब्योरमा नदी घाटी में आरबी जोशी ने भी, यहाँ हमें क्या मिले हैं, हमें एविडेंस मिले हैं। तो बस इतने ही स्थल आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा मध्य पुरापाषाण काल कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट पार्ट बचता है उच्च पुरापाषाण काल, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ का मानव होमो सेपियंस प्रजाति का है। तो पहला तथ्य लिखें आप, और इसको हम रफ करते हैं। आप इसके नोट्स अपने कॉपी में बनाएं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखें। हमने एक एक पार्ट्स को अच्छे से क्लियर किया है। कोर क्या है, फलक क्या है, कोर संस्कृति कहाँ है, फलक कहाँ है, कहाँ कौन स्थल मिले हैं, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के रूप में या सीरीज के रूप में आपको मिल रही है। अब तीसरा हमारा कौन सा बचा था, लास्ट बचा था,
उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, लास्ट है। समय आपको पता ही है, यहाँ समय 40,000 से लेकर 10,000 BC तक के मध्य इसको हम काउंट करते हैं। अब इस यहाँ का मानव क्या है, तो लिखेंगे यहाँ होमो सेपियंस प्रजाति का मानव है। इसका आशय समझे आप, होमो सेपियंस यानी यहाँ का मानव ज़्यादा समझदार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मानव की प्रजाति बदल रही है, मानव का जो मस्तिष्क पहले बड़ा था वो छोटा हो रहा है और समझदारी बढ़ रही है। अब आप देखें समझदारी बढ़ेगी तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ के मानव चित्रकारी करेंगे, नक्काशी करेंगे, यानी मातृ देवी की मूर्ति हमारी बेलन घाटी जो मिर्जापुर जिले यूपी में आती है और लोहदा नाला एक जगह है वहाँ मिली हुई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला मिर्जा मतलब जो अब यहाँ का मतलब मानव सोचिए आप, अभी क्या कर रहा था, खाना बदोश जिंदगी जी रहा है, खाना बदोश जिंदगी यहाँ भी जी रहा है, पर हमें यहाँ अब क्या मिल रहा है, समझदारी देखने को मिल रही। समझदारी यानी चित्रकारी करने लगे हैं वो। सबूत कहाँ मिलेंगे, भीमबेटका में मिले हैं हमें, और मातृ देवी की मूर्ति बनाए लगे हैं। तो अब कितना फर्क आ गया है यहाँ तक मानव को आते आते। ठीक है ना। तो आप पहला तो आपने लिख लिया एक तथ्य और जाने, यहाँ सबसे ज्यादा ब्लेड का उपयोग किया गया है। ठीक है ना, तो इसको हमने ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं, ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। अब कैसी ब्लेड कहते हैं, हम उसका आपको एक डायग्राम भी बता दें। ब्लेड आपने जनरली देखी है, कैसी होती है ब्लेड, इस तरीके से होती है, यानी बीच में धारदार। तो इस तरीके के हमें औजार उपकरण ज़्यादा मिले हैं। तो इसका आशा ये है कि क्वार्टजाइट, जस्पर, चैंड, फ्लिंट वगैरह पत्थर बंद हो गए, नहीं, वो भी चल रहे हैं और उनके साथ साथ इनका भी उपयोग हमको देखने को मिल रहा है। तो औजार कौन कौन से हैं, यहाँ हेडिंग डाल के लिखेंगे औजार। तो औजार में अभी वही सारे चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे, जैसे खुरचनी भी यहाँ देखने को मिलेगी, खुरचनी देखने को मिल रही है हमें यहाँ बेदनी भी देखने को मिल रही है, हमें यहाँ तक्षणी भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा या इसके जो ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ब्लेड ज़्यादा, ब्लेड ज़्यादा। इसलिए हमने क्या बोला, ब्लेड संस्कृति, इसको हम बोल गए। ठीक है। अब यहाँ होमो सेपियंस मानव की प्रजाति पाई जाती है, यानी होमयुग की समाप्ति हो रही है। तो एक विशेष पॉइंट लिखें आप हेडिंग डालकर, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ होमो सेपियंस मानव का उदय हो रहा है। यहाँ होमो सेपियंस मानव का उदय हुआ, ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, हिमयुग की समाप्ति हो रही है यहाँ। अब हिमयुग की अभी आगे क्लियर करेंगे जब हम मध्य पाषाण काल पर होंगे, हिमयुग की समाप्ति। वहाँ बताएंगे कि अब मौसम कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है, वर्षा ज़्यादा हो रही है, और इस सबसे होना क्या चालू हो गया है उससे मौसम बारिश ज़्यादा होने लगी है। ठीक है। अब होमो सेपियंस मानव का उदय हुआ है, तो ये मानव हमने अभी भी बताया है कि समझदार होता है, समझदार होगा तो कुछ दिमाग वाला काम करेगा। तो यहाँ का मानव क्या करेगा, चित्रकारी करेगा, अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप है उनको चट्टानों पर, भित्ति चित्रों में उकेरेगा, और भीमबेटका में इसके कई एविडेंस है हमें। और क्या करेगा, मूर्तियां बनाएगा, यानी नक्काशी करेगा वो। तो ये सब कौन सा मानव कर सकता है, जिसके पास दिमाग आ गया हो। तो यहाँ आपको जानना है ये चीज़ें। अब हमें वो उदाहरण चाहिए है, वो स्थल चाहिए है। औजार आपने देख ही लिए हैं, खुरचनी, बेदनी, तक्षणी यहाँ भी उपयोग कर रहे हैं, पर ब्लेड का ज़्यादा उपयोग देखने को मिल रहा है। अब स्थलों की बात करते हैं। दो स्थल है बड़े इंपॉर्टेंट है, तो हम यही लिखा दे रहे हैं आपको यही लिख दे रहे हैं आपको, स्थल, मध्य प्रदेश में स्थल। पहला स्थल देखा जाए भीमबेटका है, भीमबेटका है।
भीमबेटका आपको पता ही है, हम पिछले क्लास में बता चुके थे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। एक और लिखेंगे आप नक्काशी का उदाहरण, एमपी में तो नहीं है पर यूपी एमपी के बॉर्डर पर बेलन नदी घाटी में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो भी आप लिखेंगे। जगह का नाम है बेलन घाटी, बेलन घाटी। बेलन घाटी में एक जगह है, जगह भी आजकल एग्जामों में आने लगी है, तो पहले वो उस जगह का नाम लिखे। नाम है लोहदा नाला, लोहदा नाला। ये वो साइट है यूपी की, और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो वो भी लिख लें, मिर्ज़ापुर। और ये कहाँ है? यूपी में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं मिला है। यहाँ क्या मिला है? यहाँ हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो अस्थि से निर्मित है। यहाँ हमें मातृ देवी की, लिखें हम, यहाँ मिला क्या है? यहाँ मातृ देवी की प्रतिमा मिली जो अस्थियों से निर्मित थी। अस्थियों से निर्मित थी, यानी हड्डियों से बनी हुई निर्मित थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये लोहन, हम इसको लिखा क्यों हमने मिर्ज़ापुर वाले को? क्योंकि आप ध्यान रखें ये कहाँ पड़ता है, हम आपको डायग्राम में लोकेशन में थोड़ा सा बता देते हैं। इंपॉर्टेंट है। यहाँ एमपी, ये तो एमपी हुआ आपका, यहाँ बेलन नदी घाटी बहती है एमपी यूपी बॉर्डर में, यही है आपकी बेलन नदी घाटी, और यही वो साइट पड़ती है मिर्ज़ापुर या लोहदा नाला मिर्ज़ापुर वाली, जो कि आपको ध्यान रखना है। मातृ देवी की हमें क्या मिली है? हड्डी से बनी या अस्थियों से बनी हुई प्रतिमा मिली है, ठीक है, हड्डियों से। तो ये आपको यहाँ दोनों फैक्ट जानने हैं। एक और चीज़ आप लिख सकते हैं विशेष में कि भीमबेटका और मिर्ज़ापुर दो ऐसी साइट है जहाँ हमें इन तीनों के ही एविडेंस मिले हैं। लिख सकते हैं आप, नोट में हमने लिखाई दिया था विशेष में, एक विशेष में वो लिख लें कि भीमबेटका और मिर्ज़ापुर में तीनों का मतलब जो तीनों क्रम कालखंड है, पुरा, मध्य और उच्च, तीनों ही काल खंडों के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो बस आपको यही जानना था उच्च पुरा पाषाण काल में। अब हम 1 मिनट में आपको सारी चीज़ें बता दे रहे हैं तीनों की, ताकि आप शॉर्ट में ध्यान रखेंगे। देखो, हमने प्रागैतिहासिक काल बताया, उसमें हमने 3 भागों में उसको डिवाइड किया, निम्न, मध्य, उच्च। तीनों को हमने समय के हिसाब से डिवाइड किया। तीनों में हमने अंतर जानने के लिए, यदि आपको कोई भी प्रश्न आता है या पढ़ते समय आपको डाउट ना हो, कैसे? निम्न की बात की जाए तो यहाँ कौन सी संस्कृति मिल रही है? कोर संस्कृति। कोर संस्कृति को हमने बकायदा स्टेप से किस तरीके से कोर प्रणाली पत्थर का उपयोग करते हैं वो बताया। और यहाँ औजार कौन कौन से हैं? यहाँ चापर, चापिंग है ना, आपका विदर्णी और हैंडेक्स है, और स्थल बताए हमने, ठीक है। जब हम मध्य में आए तो मध्य में भी हमने क्या बताया? यहाँ मानव होमो इरेक्टस आ गया। यहाँ जो फलकों का उपयोग हम यहाँ नहीं कर रहे थे, हमने यहाँ खूब किया, इसलिए हमने इसको फलक संस्कृति कहा। यहाँ हम क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग कर रहे थे, यहाँ हमने क्वार्टजाइट के अलावा जस्पर, फ्लेंट, चैट का उपयोग किया, ज़्यादा चमकदार का किया। पहले ये काल नहीं हुआ करता था, वो एसडी सांकलिया की देन की वजह से मध्य पुरा पाषाण काल आया। हमने इसकी कुछ साइड बताई नदी घाटियों में। फिर लास्ट आया उच्च पुरा पाषाण काल। यहाँ मानव आपको होमोसेपियंस मिलता है, यहाँ हेमयुग की समाप्ति होती है। और यहाँ जो औजारों की बात की जाए तो औजार जो चल रहे थे खुरचनी, बैदनी, तक्षणी, इसके अलावा व्लेड का ज़्यादा उपयोग देखा, इसलिए हमने इसको व्लेड संस्कृति बोल दिया। और यहाँ की 2 साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो भीमबेटका जो कि रायसेन में चित्रकारी देखने को मिली है, और बेलन घाटी, लोहदा आपका जो जगह है, लोहदा नाला मिर्ज़ापुर में, यहाँ में मातृ देवी की हड्डियों से निर्मित एक मूर्ति मिली है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसके साथ साथ ये बताया है कि ये दोनों साइट्स ऐसी हैं जहाँ हमें तीनों के ही क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो ये आपने तीनों का जाना, और यहाँ का जो मानव है वो चित्रकारी नक्काशी का लगा है। अब अगला जो हमारा क्लास होगी वो होगी मध्य पाषाण काल, यानी अब मानव पशुपालन की तरफ बढ़ रहा है और आग का प्रयोग सीख गया है,
ठीक है ना। तो अब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे मध्य पाषाण काल, उसको अलग सेपरेट करेंगे, और लास्ट हमारा रहेगा नव पाषाण काल, उसमें मानव कृषि करने लगता है, उसको भी क्लियर करेंगे। फिर हम ताम्र पाषाण काल की तरफ बढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे जो भी सिलेबस में एक एक पार्ट है उसको हम धीरे धीरे आपको कराते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।